मैं डॉक्टर जी.एम. चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। ये मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स होंगे जो कि मोटिवेशनल सीरीज़ ऑफ लेक्चर में शामिल हैं। इसमें हम जो बड़े कॉमन किस्म के जो टॉपिक्स हैं जिनके नफ्सियाती, मुआशरती, सोशल या और इस किस्म की जो चीज़ें जो कि हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, जो कि नौजवान नस्ल जो है उसकी तरक्की के रास्ते में हायल हैं, या बड़ी ज़रूरी किस्म की सोशल या पॉलिटिकल या इकनॉमिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको मुहैया की जाएगी। अगर आप हमारे ये लेक्चर्स सुनते रहेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि हमारी जो डिस्कशन है, वो इस इशू पर है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें सियासी लोटों के मुतल्लक बात की जाती है। वैसे तो लोटा एक ऐसी चीज़ है कि जो एक घरेलू इस्तेमाल की एक नागज़ीर ज़रूरत है, अगरचे आजकल बहुत सारी जदीद ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिन्होंने बड़े बड़े घरों में, यानी कि जहाँ पर जदीद फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर लोटे को शावर से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सियासत जो है उसमें लोटे मौजूद हैं। आपको मैं ये आज तारीख़ बताऊंगा कि सियासी लोटे क्या हैं और बर्रे सगीर पाको हिंद में सियासी लोटा क्रेज़ी कब से शुरू हुई, और ये दोनों मुल्कों बल्कि तीनों मुल्कों यानी कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में बराबर से मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सियासी लोटा किसे कहते हैं और ये जो सियासी लोटे हैं इनकी इब्तिदा कब हुई। तो चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि सियासी लोटा क्या होता है और हमारी तारीख यानी कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला सियासी लोटा कौन था। ये जी आपके सामने लोटे मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोटे हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के सस्ते और इंतहाई कीमती लोटे मौजूद हैं। मसलन अभी ये आपके सामने जो लोटा है ये एक प्लास्टिक का लोटा है जो कि 20-25 रुपए में मिल जाता है। ये आपके सामने जो लोटा है जी, ये ब्रास का लोटा है और इसी तरह ये लोटा भी ब्रास का लोटा है और ये जो है उससे भी कीमती मेटल का है। यानी कि इवन ये कहा जाता है कि तारीख़ी तौर पर अगर देखें तो बादशाहों के दरबार में जो बड़े बड़े कीमती और इवन सोने के लोटे भी इस्तेमाल होते रहे हैं, और आजकल भी जो बड़े बड़े उमरा हैं जिनके पास दौलत की रेल पेल है, तो कहा जाता है जी कि वो भी अपने जो बाथरूम्स हैं उनमें इवन सोना, चांदी और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं वो सोने और चांदी से बनवाते हैं। बहरहाल सोना हो, चांदी हो, लोहा हो या प्लास्टिक हो या ब्रास हो, यानी कि पीतल या तांबा हो, लेकिन यूटेंसिल जो इंसानी ज़रूरियात के मुतल्लिक़ हैं वो कमोबेश सेम हैं। तो ये जी हमारे यहाँ लोटे की तारीख़ क्या है। तारीख़ में जी जो पहला लोटा है, पहले नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ है उसमें जो पहला इलेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ, और उसके तहत जो बुनियादी तौर पर इलेक्शन हुए थे वो 1936 और 37 में हुए। तो ये लोटे जहाँ से शुरू होते हैं जी, ये पंजाब है और पंजाब में आजकल भी लोटों की बड़ी फरावानी है, बल्कि हम अगर अपनी तमाम पंजाब की असम्बलियाँ देखें या पाकिस्तान की कोई भी असम्बली देखें तो जिस असम्बली में भी किसी पार्टी को, सियासी पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल नहीं होती तो उसको लोटों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोटा, सियासी लोटा होता क्या है? तो सियासी लोटा जी एक ऐसा शख्स होता है कि जो
अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। अगरचे इस वक्त जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस चीज़ का बंदोबस्त किया गया है कि लोटे ना बन सके, यानी कि अब इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी प्रोविजन मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी जो है जिससे वो मुंतखब हुआ है उसको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होगा तो उसकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी। तो बेसिकली जी ये लोटे की टर्म क्यों इस्तेमाल की गई? बेसिकली लोटा एक छोटा सा बर्तन है, इसका पेंदा जो है वो छोटा होता है जैसा कि आपके सामने मौजूद है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये पेंदा इतना छोटा होता है कि ये इसको मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं रख सकता, और जब कभी भी थोड़ी सी इसको झटका लगे या इसको हरकत दी जाए तो ये फौरी तौर पर गिर जाता है या अपना रुख बदल लेता है या घूम जाता है। तो इस वजह से सियासी लोग जो कि अपनी वफादारियां बदलते हैं उनके लिए लोटे की टर्म इस्तेमाल की गई है, और उसकी वजह यह है कि चूँकि जिस तरह लोटा आसानी के साथ घूम जाता है, इसी तरह वो सियासतदान जो आसानी के साथ अपनी सियासी वफादारियां बदल लेते हैं उनको सियासी लोटे कहा जाता है। अब यकीनन आपको ये समझ आ चुकी हुई है कि सियासी लोटा किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख में सियासी लोटों की इब्तदा कब हुई। सियासी लोटे जी पाकिस्तान की एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है, और बल्कि अक्सर देखा गया है कि जब सियासी जमातें जो है उनको कौमी असम्बली, सेनेट या फिर सूबाई असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत नहीं हासिल होती, और ख़ास तौर पर अगर किसी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाए तो फिर सियासी लोटे जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनके बग़ैर हुकूमत नहीं बनती। तो हमारे अक्सर जो इलेक्शन है उनमें ये देखा गया है कि जब वाज़ेह किसी पार्टी को बरतरी हासिल नहीं होती तो फिर उनकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो अपनी कंडीशंस या मुँह मांगे मुतालबे करते हैं, और वो सियासी जमात जिसको उनकी ज़रूरत होती है वो उनके तमाम जायज़ और नाजायज़ मुतालबे पूरे करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त भी बलोचिस्तान और पंजाब और कौमी असम्बली और ख़ास तौर पर सेनेट जो है उसमें किसी जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है, इसलिए उनको सियासी लोटों की ज़रूरत पड़ती है हर लम्हे पर कानून साजी करने के लिए या मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री मेजर्स के लिए। तो जी पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में जो पहला इलेक्शन हुआ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था। तो उस वक़्त पंजाब में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें बुनियादी तौर पर 3 पार्टियां शामिल थीं, जिनमें उस वक्त की ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, और तीसरी एक जमात थी जो कि 1923 में वजूद में आई, उसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं। और वो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो बेसिकली पंजाब के जो फ्यूडल्स थे, जो बड़े बड़े वडेरे थे, और उसके अलावा बहुत सारे वो जो सज्जादा नशीन थे, जो मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीन थे, ये उन पर मुश्तमिल थी। और 1923 में मियाँ फजल हुसैन और एक चौधरी छोटू राम होते थे, इन 2 अशखास ने मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसकी बुनियाद रखी थी। और इस तरह ये पार्टी जो है पंजाब के जो देहाती इलाके थे उनकी नुमाइंदगी करती थी। और इस वक्त भी आपको पता है कि पंजाब में तकरीबन 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो देहातों में रहती है।
तो जनाब बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि 1937 के जो इंतखाबात थे उनमें ना तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है जी उसको खातर खा कामयाबी हासिल हुई और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको कामयाबी हासिल हो सकी, बल्कि बड़ी दोनों पार्टियों के लिए इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल थी, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो है पंजाब में वो यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पास वाज़े अक्सरियत मौजूद नहीं थी। और 1937 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से सिर्फ 2 अशखास कामयाब हुए, जिनमें एक मलिक बरकत अली थे और दूसरे जो थे वो राजा गजनफर अली खान थे। इस तरह 1937 के इलेक्शन के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनी, जो कि 1947 तक मुसलसल कायम रही, अगरचे उसके बाद भी इलेक्शन हुए। तो इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि देखिए कि पंजाब में जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना असर रसूख जो है वो वाज़े तौर पर कायम ना कर सकी, और ये सूरत हाल कमोबेश आज भी मौजूद है। और देहाती इलाके यानी कि जो पंजाब का रूरल इलाका है उसमें लोगों की परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो जिस भी सियासी जमात में शामिल होते हैं, बल्कि सियासी जमातों की वो मजबूरी हैं और सियासी जमातें उनकी मिन्नत करती हैं कि वो उनकी जमात में शामिल हो जाएं ताकि वो अपनी सीटें पक्की कर सकें। तो जनाब 1937 में जो सर सिकंदर हयात थे उन्होंने उस वक्त के जो एक शख्स थे यानी कि राजा गजनफर अली खान साहब थे, उनको उन्होंने लालच दिया जी कि आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं तो मैं आपको एक सियासी ओहदा दूंगा। तो उस वक्त जनाब पहली मर्तबा ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है उसका ओहदा कायम किया गया और राजा गजनफर अली खान जो है जी उनको यूनियनिस्ट पार्टी में पार्लियामानी सेक्रेटरी यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, तकर्रर किया गया। उस वक़्त जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है जी उसकी 500 रुपया तनख्वाह थी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1937 में 500 रुपया एक बहुत बड़ी रकम थी। बहरहाल कुछ भी हो, उन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़कर और यूनियनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें कोई इस किस्म की कानूनी पाबंदी नहीं थी कि आप जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हों आप उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह 1937 में जनाब बर्रे सगीर की जो तारीख है उसमें पहला सियासी लोटा बना जो कि राजा गजनफर अली खान थे, जो कि बाद में भी पाकिस्तान बनने के बाद भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में मुख्तलिफ ओहदे जो है वो इंजॉय करते रहे। तो इस तरह जी 1937 में राजा गजनफर अली खान जो है उन्होंने सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की इब्तदा की, और इस तरीके से वो मुस्लिम लीग जैसी जमात जो है उसको छोड़कर जो है यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और बड़ी दिलचस्प और इत्तफाक की बात यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीगें मौजूद हैं, और उन तमाम की तमाम मुस्लिम लीगें जो है उनमें ये रवायत मौजूद है कि उनके अरकान को जब भी मौका मिलता है, जब भी उन्हें को अच्छी ऑफ़र मिलती है, तो वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जी आपको पहली मर्तबा शायद अगर आप तारीख़ की किताबें नहीं पढ़ते तो आपको पता चला होगा कि ये सियासी जो लोटे हैं वो क्या होते हैं और सियासत में लोटे की टर्म किस तरह इस्तेमाल की गई। तो इस तरह जनाब ये आपको हैरानी होगी कि बर्रे सगीर में सियासी लोटों की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी बर्रे सगीर में सियासी जमातों की जो तारीख़ है। यानी कि 1937 में
पहला बाकायदा तौर पर सियासी लोटा बना और ये रवायत आज भी कायम है। अगरचे सियासी जमातों में यानी कि हमारे आइन में ऐसी पाबंदी मौजूद है कि अब कोई शख्स अपनी सियासी जमात जिसके प्लेटफॉर्म से वो मुंतखब हुआ होता है वो नहीं छोड़ सकता। तो इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। मैं आपके लिए मज़ीद इस किस्म के दिलचस्प सियासी, सकाफ़ती, नफ्सियाती और दूसरे मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यकीनन सब्सक्राइब करने की सूरत में आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप मेरे दिलचस्प प्रोग्राम जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आपको मैं ये भी बताता जाऊं कि मैं इसी सिलसिले में जो कैरियर काउंसलिंग यानी कि किस तरीके से आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स आपको यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशंस आपको दी जाएगी जो कि मेरे ज़ाती तजर्बे की रोशनी में भी होंगी और उसके साथ साथ जो बड़े बड़े दुनिया के दानश्वर हैं उनका जो तजर्बा ज़िंदगी का उसकी रोशनी में भी होंगी। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। अब आपको ये किसी किस्म की गलतफहमी नहीं रही होगी कि लोटे और सियासी लोटे में क्या फ़र्क है और लोटे से सियासी लोटे कैसे बनता है और लोटे से सियासी लोटे तक का सफ़र कब शुरू हुआ जो कि आज तक जारी है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।